तो स्टार्ट करते हैं हमारा कोऑर्डिनेशन का वन शॉर्ट रिवीजन सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 2026 बोर्ड्स के लिए। और सिर्फ जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ वही इस चैप्टर में कवर किए जाएंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इंट्रोडक्शन यहाँ से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होता है हमारे पास कि डबल सॉल्ट आखिरकार हमारे पास क्या है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो एक एग्जांपल हमने लिया है मोहर सॉल्ट का। तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास FeSO4NH4 2SO4 6H2O। इसको सॉल्ट को जब हम डिसोसिएट करेंगे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट होता है हमारे पास Fe2 पॉजिटिव में SO4 2 माइनस में NH4 पॉजिटिव में। एक दूसरा एग्जांपल भी हमने लिया है पोटेश एलम, जिसको हम बोलते हैं फिटकरी। ये तो है हमारे पास के यानी पोटेशियम, एल मतलब एल्युमिनियम, सल्फेट हमारे पास यहाँ पर भी है, और 12H2 का हाइड्रेट सॉल्ट हमारे पास ये है। इसको जब हम डिसोसिएट करेंगे वाटर के अंदर तो ये डिसोसिएट होगा के पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव और सल्फेट आयन यानी SO4 2 माइनस में। अब अगर हम यहाँ पे इन दोनों में से किसी पर भी टेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। इसमें अगर हम Fe2 पॉजिटिव के लिए टेस्ट देंगे तो ये टेस्ट बिल्कुल पॉजिटिव दे देगा। सल्फेट आयन के लिए भी ये टेस्ट पॉजिटिव दे देगा, और NH4 पॉजिटिव के लिए भी जब हम इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर भी ये NH4 पॉजिटिव का टेस्ट जो है पॉजिटिव देगा कि हाँ ये वाले आयन्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। सेम अगर मैं इसके साथ टेस्ट करूँगा तो ये पोटेशियम वाला टेस्ट भी देगा, एल्युमिनियम वाला टेस्ट भी देगा, और सल्फेट वाला टेस्ट भी ये देगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, जो कि हमारे डिफरेंट होते हैं डबल सॉल्ट के साथ, यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिया है K4 और FeCN6, और ब्रैकेट में हमने इसको लिखा है। तो ब्रैकेट से लिखने का मतलब हमारा है जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे ना तो ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा इंटैक्ट ही रहेगा हमारा स्ट्रक्चर, ये वाटर में डिसोसिएट नहीं होगा। आयंस कैसे बनेंगे? चार तो हमारे के पॉजिटिव का आयंस हमारे देखने के लिए मिले, और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स अभी भी इंटैक्ट हमारे पास देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर मैं इसमें आयरन का टेस्ट लूँगा Fe का, तो ये नेगेटिव दिखा देगा। भले ही आयरन यहाँ पे पॉजिटिव प्रेजेंट है पर टेस्ट जो है नेगेटिव देखने को मिलेगा। और अगर हम साइनाइड का टेस्ट देखने के लिए टेस्ट करेंगे तो साइनाइड का भी ये नेगेटिव टेस्ट देगा, लेकिन पोटेशियम का ये पॉजिटिव टेस्ट हमको दे देगा, क्योंकि पोटेशियम हमारा इस ब्रैकेट से बाहर है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो प्रेजेंट है सारे जो है डिसोसिएट नहीं होता है कंप्लीटली आयंस में, ये बिल्कुल ऐसे ही इंटैक्ट रहेगा और टेस्ट भी जो है नहीं देगा। दूसरा एग्जांपल CONH3 6Cl3, ये भी कैसे डिसोसिएट होगा, यहाँ 3 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ जाएगा और 3 Cl माइनस हमारे पास डिसोसिएट हो जाएंगे। तो Cl माइनस का टेस्ट तो बिल्कुल दे देगा, लेकिन अगर NH3 का हम टेस्ट करेंगे इसके साथ तो ये हमारे पास बिल्कुल नेगेटिव हमको देखने के लिए मिलेगा। तो यही था जो डिफरेंस था डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड ना हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनको समझते हैं। पूरा जो एक कंपाउंड प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और जो सेंट्रल एटम होगा यहाँ पे, कोई मेटल ही हमेशा क्या होता है, सेंट्रल एटम लेंगे। जैसे यहाँ पे आयरन है, हो सकता है मैग्नीज हो या फिर कोबाल्ट हो या फिर निकल हो, कोई भी मेटल होगा 3D 4D या 5D सीरीज में से ही होगा, और उसको हम बोलेंगे सेंट्रल एटम। जो इस ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली अटैच हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे, इनको हम बोलते हैं लिगेंड। जैसे साइनाइड ग्रुप यहाँ पर है ब्रैकेट के अंदर, तो साइनाइड को हम बोलेंगे यहाँ पर लिगेंड। लिगेंड हमारे पास Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, NH3H2O, जितने भी जो डायरेक्टली मेटल से बॉन्ड बना रहे होंगे उनको हम बोलेंगे लिगेंड। और हमारे पास ब्रैकेट के ऊपर चार्ज भी प्रेजेंट हो सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर है ये 4 यूनिट्स का नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब इस चैप्टर में हमको जनरली 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ने हैं। एक तो हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एक देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लिया हमने CONH3 3 पॉजिटिव। हमको एक कोऑर्डिनेशन नंबर में चार्ज से मतलब नहीं होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 लिगेंड अटैच हैं, और हमको कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब है कितने डोनर एटम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब सीधा ही हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड नहीं है, ये मत गलती करना। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ लिगेंड नहीं है, जबकि इसका मतलब है डोनर एटम्स हमारे पास कितने हैं। इसको भी एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ अभी। यहाँ पर एक डोनर एटम कौन सा है, नाइट्रोजन 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 नाइट्रोजन एटम क्या कर रहे हैं, अपना लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं मेटल की तरफ, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास हो जाता है 6।
अब हम लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एग्जांपल। यहाँ पे सेंट्रल मेटल हमारे पास निकल है और CO क्या होती है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड, और हम इसको कार्बोनिल भी बोलते हैं। तो कार्बोनिल हमारे पास कितने प्रेजेंट है, एक, यानी कि एक कार्बन एटम से डोनेशन हो रही होगी मेटल की तरफ। तो 1 2 3 और 4, इसलिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ये एक एग्जाम्पल है। अब एक थर्ड एग्जांपल में लेता हूँ COEN3। अब देखने पर तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे 3 लिगेंड हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हमारे पास हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत हमारे पास अप्रोच रहेगी। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्योंकि मैंने बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर ये डिपेंड नहीं करता लिगेंड कितने हैं, बल्कि डिपेंड किस पे करता है, कितनी डोनर साइट्स उसके पास प्रेजेंट हैं। डोनर साइट्स पे डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हमारे पास EN होता है हमारे पास एथिलीन डाई अमीन, इसका स्ट्रक्चर होता है NH2, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पर भी NH2, यहाँ पे रहेगा CH2, यहाँ पर भी CH2, तो ये होता है एथिलीन डाई अमीन। अब यहाँ मेटल को डोनेट करेगा, यहाँ से एक लोन पेयर अपना डोनेट करेगा, एक यहाँ से लोन पेयर अपना डोनेट करेगा। तो इसको हमने ऐसे बनाते हैं, बुक्स में भी आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएगा। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, ऐसे ये कार्बन और एक कार्बन इसमें मिसिंग है, यहाँ पर भी एक कार्बन आना चाहिए था। तो यहाँ पर हम इसको डोनर साइड गिन लें अगर इसकी, तो एक नाइट्रोजन ये रहा, एक ये रहा, 2 और ये 3 और 4 और 5 और 6, तो 6 नाइट्रोजन हमारे पास डोनर साइड्स हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका 6, मतलब कि एक इथाइलिन डाइअमीन एक EN का मॉलिक्यूल है, 2 डोनर साइट अपने ऊपर रखता है। तो ये एक इथाइलिन डाइअमीन, 2 इथाइलिन डाइअमीन और 3 इथाइलिन डाइअमीन, तो हमने इसलिए EN3 लिखा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी क्या है हमारे पास, 6 ही है। इसका हमको खास ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमको समझनी है, डेंटिसिटी ऑफ अ लिगेंड। डेंटिसिटी एक कॉमन टर्म है जो हमको देखते हैं कैसे काम होती है। यहाँ पर हमने एक लिगेंड लिया है NH3, अगर इसके पास एक ही डोनर साइट है NH3 पे, कौन सी है, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन से ही क्या करेगा, डोनेट करेगा मेटल को। और दूसरा एग्जांपल हमने लिया है H2O, यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, वाटर है, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है, एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा वाटर अपना, तो ये भी क्या है, एक ही डोनर साइट से डोनेट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बोनिल, इसके पास भी कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं मेटल की तरफ। तो डोनर साइड कितनी है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन और यहाँ पर एक कार्बन। जब डोनर साइड एक हो, हमारे पास एक डोनर हो, तो हम उसको बोलते हैं डेंसिटी क्या होगी, हमारे पास 1 होगी। और ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड या फिर मोनोडेंटेड लिगेंड। ऐसे ही बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड की। लिगेंड हमारे पास एक ही लिगेंड होगा, लेकिन इस लिगेंड के पास क्या होंगी, 2 डोनर साइट प्रेजेंट होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एथिलीन डाइअमीन का हमने एग्जांपल लिया है, ये एक पूरा एक लिगेंड है, लेकिन इसके पास डोनर साइट 2 हैं। तो एक नाइट्रोजन यहाँ से डोनेट करता है, ये एक अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नाइट्रोजन का यहाँ से इस डोनर साइट से डोनेट करता है। तो एक डोनर साइट, दूसरी डोनर साइट, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसे ही हमारे पास टेट्राडेंटेट लिगेंड होते हैं, जहाँ पे 4 डोनर साइट होंगे हमारे पास देखने के लिए। ऐसे ही हमारे पास हेक्साडेंटेट लिगेंड भी होगा, जहाँ 6 डोनर साइट होंगी। फॉर एग्जाम्पल EDTA का हमने एग्जांपल पढ़ा होगा बुक्स में भी। तो एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड हमारे पास होता है लिगेंड, ये हमारे पास 6 डोनर साइड से लिगेंड डोनेट करता है, तो इसकी डेंसिटी हमारे पास EDTA की हो जाती है 6। फिर से हमने बाइडेंटेट का एग्जांपल ये लिया है, यहाँ पे ऑक्सीलेटो लिया है। ऑक्जेलिक एसिड से क्या बनता है, ऑक्सीलेटो, यहाँ OH रहेगा, यहाँ C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। अगर हम इसका H पॉजिटिव रिमूव कर दें तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यही हमने दिखा रखा है। तो ऑक्सीजन यहाँ से भी डोनेट करेगा, एक यहाँ से भी डोनेट करेगा, तो एक डोनर साइट ये रही, एक डोनर साइट ये रही, और पूरा लिगेंड हमारे पास ये रहा। तो लिगेंड एक है हमारे पास, एक लिगेंड है, लेकिन डेंसिटी कितनी है इसकी, 2 है, क्योंकि 2 डोनर साइट है, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड। अब एक नई टर्म का हम इंट्रोडक्शन करेंगे, एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है हमारे पास, इनके पास 2 डोनर साइट होती हैं। फॉर एग्जांपल साइनाइड है हमारे पास, तो ये यहाँ से भी डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स, और एक पॉसिबिलिटी है कि नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, तो यहाँ से भी जो है अपना इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही डोनर साइट जो है डोनेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये मेटल के साथ हमने बॉन्ड बना रखा है CN का, तो यहाँ पे जब CN लिखा है तो डोनर एटम कौन है, कार्बन। ऐसा नहीं है कि कार्बन भी डोनेट कर रहा है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर रहा है, दोनों एक साथ नहीं डोनेट करेंगे, 1 एट अ टाइम हमको डोनेशन देखने के लिए मिलेगी।
तो जब साइनाइड के साथ बॉन्ड बनेगा तो कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा होगा मेटल की तरफ। अगर नाइट्रोजन हमारे पास ऐसे बनेगा NC लिखेंगे हम, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन हमारा डोनेट कर रहा होगा मेटल की तरफ। ऐसे टाइप के हम लिगेंड को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, जिनके पास डोनर साइड तो दो हैं, डोनर साइड कितनी है, दो है, लेकिन डोनेशन जब करेंगे तो एक टाइम पे एक ही साइड जो है डोनेशन करेगी, दोनों ही एक साथ डोनेशन नहीं कर सकती। दूसरा लिगेंड हमारे पास NO2। यहाँ पे NO2 कैसा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास NO, और हम ऐसे दिखाते हैं कि दोनों रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं। तो नाइट्रोजन जब हमारे पास डोनेशन करेगा तो हम लिखेंगे NO2, और एक पॉसिबिलिटी है अगर ऑक्सीजन हमारे पास डोनेट कर दे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है मेटल के लिए, यहाँ पर नाइट्रोजन कर रहा है, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड है, लेकिन दोनों एक साथ डोनेट नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग टाइम पे अलग अलग डोनर साइड से डोनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेटल की डोनेशन हो रही है SCN ग्रुप से। यहाँ पे सल्फर है, S मतलब सल्फर, अगर सल्फर डोनेट करता है मेटल से तो एक वो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि नाइट्रोजन भी हमारा डोनेट कर सकता है। तो ये 3 एग्जांपल जो हमारे पास बहुत ही कॉमन एग्जांपल है एम्बीडेंटेड लिगेंड के। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 और 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे मेटल के पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी ये हमको निकालनी आनी चाहिए। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में जिसकी निकालनी है उसको X मान लेते हैं हम, और नाइट्रोजन हमारे पास NH3 जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, जैसे NH3 H2O CO EN, ये सारे ही क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है हमारे पास। तो न्यूट्रल लिगेंड की होती है ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो हम लिखेंगे इसकी X, इसको दूसरे तरह से लिखते हैं, X प्लस 0 इक्वल टू, इक्वल करना है इसके जितना चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, चार्ज कितना है +3 का, तो इक्वल्स टू +3 के चार्ज पे इक्वल कर दिया इसको। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आई मेरी मेटल की, जो हमने X मानी थी वो आई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर हमारे पास लिगेंड दूसरा हो NiCN4-, तो पता होना चाहिए Cn- ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो जो हमारे पास माइनस चार्ज वाले लिगेंड होते हैं Cl-, I-, Br-, I-, Cn-, ये रखते हैं -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट। न्यूट्रल लिगेंड रखेंगे 0 की, चार्ज वाले जिन पे 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होगा ये रखेंगे -1। तो एक साइनाइड की -1, 4 साइनाइड की कितनी हो जाएगी, -4। तो हमारे पास X -4 इक्वल्स टू -2, इक्वल टू -2 इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, -2। तो X को हमारा सॉल्व करके क्या आएगा, X इक्वल टू -2 + 4, और X आ जाएगा +2। तो यहाँ पर जो हमारा मेटल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब अगर जैसे पोटेशियम आ गया हमारे पास, जैसे सामने दे रखा होता है हमको पोटेशियम FeCN6, यहाँ पे 4 लगा होता है, कभी 3 लगा होता है, कभी 2 लगा होता है। तो एक पोटेशियम की क्या लेंगे हम, +1 लेंगे, अगर 4 पोटेशियम है तो +4 लेंगे, 2 पोटेशियम है तो +2 लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास NiCO4, एक न्यूट्रल लिगेंड हमारे पास फिर से है। जरूरी नहीं है मेटल के ऊपर हमेशा ही कोई चार्ज प्रेजेंट हो, ये अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर निकल की X मान ली, और हमारे पास 0 किसकी होगी, कार्बन की, क्योंकि कार्बन हमारे पास न्यूट्रल है, और अभी बताई थी कि न्यूट्रल वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे X + 0 इक्वल्स टू, और इस पे कोई चार्ज भी नहीं है कॉम्प्लेक्स पे, तो ये भी किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो X क्या है हमारे पास, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास मेटल जो है निकल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होती है जो आइसोमर्स को हमारे पास शो करती है। आइसोमर्स क्या होता है हमारे पास, सेम फॉर्मूला, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो हमारे पास स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं चेंज होगा, और हो सकता है और भी थोड़े बहुत चेंज होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर में बस इमेज वगैरह देख लेंगे अभी वो भी। फर्स्ट हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में हमारे पास 2 तरह के आइसोमरिज्म हमारे पास होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला तो हमारे पास सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट हमारा डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। इसको भी डिटेल में देखेंगे अभी। फर्स्ट आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, और एक आता है फैक मर आइसोमरिज्म। फैक होता है हमारे पास फेसियल, और मर होता है मेरिडोनियल। तो इसको बोलते हैं फेसियल आइसोमरिज्म, और इसको बोलते हैं मेरिडोनियल आइसोमरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी शो करते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी कि 4 लिगेंड वाले और 6 लिगेंड वाले भी शो करते हैं। लेकिन जो फैक और मर आइसोमर हमारे पास, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही हमको देखने के लिए मिलता है।
तो पहला सिस ट्रांस का एग्जाम्पल देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 4 लिगेंड ये लगे हैं, 4 डोनर साइड नाइट्रोजन की और 2 हमारे पास Cl लगे हुए हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ क्या आया, 6 हमको देखने के लिए मिल गया। तो कोबाल्ट यहाँ पर सेंट्रल मेटल है, 4 NH3 हम कहीं भी लगा दिए, लेकिन Cl को लगाते हुए हमको ध्यान रखना है। अच्छा Cl की जगह कुछ भी ले सकते हैं, हो सकता है NO2 ले लो, जो मन कर रहा है ले लो। Cl की जगह Br ले लो, आयोडीन ले लो, अपने मर्जी से हम कुछ भी बना सकते हैं। बस हमारा जो है कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ये ऐसे रट के नहीं जाना एग्जाम में कि यही सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है। कोबाल्ट की जगह भी कोई और मेटल का यूज़ कर सकते हैं। तो Cl जो हमने सेम साइड पर ही लगाए हैं यहाँ पर, जब हमारे पास दो सेम ग्रुप हमारे सेम साइड पर आ जाएंगे तो ऐसे आइसोमर को हम बोलते हैं सिस आइसोमर। ट्रांस में क्या होगा, हमारे पास Cl और Cl सेम ग्रुप है हमारे पास, लेकिन दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, ट्रांस आइसोमर का। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इसको भी ध्यान रखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एग्जाम्पल है। PTNH3 यहाँ पे 2 आएगा, Cl2, 2 लिगेंड किसके हैं, NH3 के हैं और 2 हैं हमारे पास Cl के। कॉन्सेप्ट सेम है, अगर दोनों ग्रुप सेम साइड आ गए हमारा तो इसको बोलेंगे हम सिस आइसोमर। अगर हम इन दोनों ग्रुप को क्या कर देते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट में कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रांस आइसोमर। तो सिस और ट्रांस तो बहुत ही ईजी है मेरे हिसाब से, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम उसको देखें या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फैक-मर आइसोमर, यानी कि फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर। ये हमको देखने के क्या मिलता है, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अच्छा ये शेप कैसी है, ये वाली ऊपर वाली तो ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन ये जो नीचे वाली शेप है ये कैसी है, टेट्राहेड्रल नहीं है, ये है स्क्वायर प्लेनर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमारे पास स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल दोनों शेप दिखाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब मैं सिस और ट्रांस देखूंगा तो स्क्वायर प्लेनर शेप में ही सिर्फ हम उसको देख सकते हैं, टेट्राहेड्रल में इसको नहीं देख सकते। और फैक-मर में हमको क्या लेना पड़ेगा, 3 लिगेंड एक जैसे लेने पड़ेंगे और 3 लिगेंड एक जैसे लेने पड़ेंगे। मैंने सिर्फ कोबाल्ट मेटल का इसलिए यूज़ किया है ताकि हमको सिर्फ एक मेटल याद रखना पड़े, एग्जाम में आ जाए तो हम आसानी से बना लें उसको। और हमने लिगेंड भी सिर्फ NH3 और Cl3 का ही यूज़ किया है, बाकी मैंने कोई और लिगेंड नहीं यूज़ किया, ताकि इसको याद करने में भी बहुत आसानी रहे हमारे पास। ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखेंगे बस, कोबाल्ट प्लस +3 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है। तो यहाँ पे +3 हमारे पास, ऊपर वाले क्वेश्चंस में +2 हमारे पास थी। यहाँ पे जैसे है, अगर हम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे यहाँ +2 आएगी, तो कोबाल्ट या तो +2 में रहेगा या +3 में रहेगा। फेशियल आइसोमर में क्या रखेंगे हम, 3 ग्रुप को एडजस्टेंट रख देंगे एक दूसरे के, ये 3 एक जगह और ये 3 एक जगह एक साथ। मेरिडोनियल में क्या होगा, हमारे पास 2 एक साथ होंगे, फिर कोई तीसरा डिफरेंट होगा, फिर 2 एक साथ होंगे इधर और ये तीसरा डिफरेंट होगा। इसको ध्यान से देखना, कोई भी एक बना देना। पहले अमोनिया लगाता हूँ मान लो मैं, तो कैसे बनाऊंगा मैं इसका स्ट्रक्चर, कोबाल्ट एक अमोनिया साथ में रख दिया, फिर इसके साथ एक अमोनिया इधर रख दिया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे रख दिया क्लोरीन डिफरेंट। अब बस बाकी जो मर्जी मन कर रहा है वो कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे NH3, पर ये याद रखना है ये हमारे डिफरेंट रहने चाहिए। तो ऐसे ही है, कुछ भी हम पहले चाहे क्लोरीन लगा दें चाहे नाइट्रोजन NH3 लगा दें, हमारे पास बस ये याद रखना है 2 एक साथ रहेंगे फिर तीसरा डिफरेंट होगा। और यहाँ पे फेशियल में क्या है, तीनों एक साथ होंगे, इधर भी तीनों एक साथ होंगे, तो ये डिफरेंस आता है फेशियल आइसोमर और मेरिडोनियल आइसोमर। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमर जनरली हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही शो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल तो करेगा नहीं शो, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब स्क्वायर प्लेन होता है तो वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो जहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो वहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हमारे पास नहीं होता है, तो इसलिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही जो सिर्फ है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। ऑप्टिकल का मतलब होता है हमारे पास लाइट से संबंधित। अगर हम इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डालते हैं तो ये लाइट को जो है या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि थीटा एंगल पे बात कर रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करेगा या फिर लेफ्ट साइड में रोटेट करता है। ऐसे जो लाइट को रोटेट कर देते हैं ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। तो ये भी हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है हमारे पास, इसकी दूसरी मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करती है। अगर हम इसके आगे मिरर लगा दें
तो ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। अब अगर हम इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल ये कोबाल्ट इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, लेकिन ये वाला लिगेंड कहाँ पे आएगा, ये आएगा EN यहाँ पे। ऐसे ये वाला लिगेंड कहाँ पे आएगा, ये आएगा यहाँ पे। जब मैं कब करूँगा, इसको सुपर इम्पोज करने की ट्राई करूँगा, तो एक कंपाउंड दूसरे के ऊपर कंप्लीटली सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। अगर कंप्लीटली सुपर इम्पोजेबल का मतलब है, अगर यहाँ पर दूसरा लिगेंड इसी के ऊपर आ जाता, एक लिगेंड इसी के ऊपर आ जाता है और ये वाला EN भी इसके ऊपर आ जाता, तो हम बोलते हैं ये कंप्लीटली सुपर इम्पोजेबल है, तब ये हो जाता ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, तो ये क्या होती है हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव। और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये होते हैं हमारे पास इनैंशियोमर्स। तो एक इनैंशियोमर हमारे पास ये है और एक इनैंशियोमर ये है। बस हमको ऑप्टिकल इमेज कैसे बनानी है, इस वाले को इधर शिफ्ट कर देना है, इस वाले को थोड़ा लिगेंड को इधर शिफ्ट कर देना है, इस वाले को इधर शिफ्ट कर देना है, और हमारे पास बन जाएगी इसकी मिरर इमेज। ऐसे ही हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है। अच्छा, ये डेक्स्ट्रो और लीवो बस लिखने के लिए है, तुम किस हो सकता है कि ये वाला डेक्स्ट्रो हो और ये वाला लीवो हो, ये हम लैब के बिना पता नहीं कर सकते। बस अगर हमने इसका नाम डेक्स्ट्रो दे दिया है, तो इसका दूसरा नाम लीवो देंगे। डेक्स्ट्रो मतलब कि लाइट को वो राइट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, और लीवो मतलब कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। हम ऐसे कंपाउंड को देख के नहीं बता सकते कि वो डेक्स्ट्रो है या फिर लीवो है, हम बस ऐसे ही नाम दे सकते हैं। अगर मैंने इसका नाम लीवो दे दिया यहाँ पे, लीवो रोटेटरी, तो फिर हम मेरे को इसका नाम डेक्स्ट्रो देना पड़ेगा। हम थ्योरेटिकल में बता नहीं सकते कंपाउंड राइट में रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये तो हमको लैब में जाकर चेक ही करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल हमारे पास ये है, इसकी मिरर इमेज भी देख लेना कैसे बन रही है। कॉन्सेप्ट वही है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बननी चाहिए, और ऑप्टिकल आइसोमर तभी होगा जब वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। नेक्स्ट हमारे पास लिंकेज आइसोमर, ये भी इजी आइसोमर है। आइसोमरिज्म का टॉपिक तो बहुत ही इजी है, वो 2-4 एग्जांपल याद रख लेना। लिंकेज आइसोमर कौन से दिखाएंगे, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो हमारे पास मेटल मैंने फिर से कोबाल्ट ही लिया है और NH3 ही लिया है, ताकि हमको आसान रहे याद करने में। और यहाँ पे क्या लिया है, NO2। एक बार नाइट्रोजन के साथ मेटल डोनेट करेगा, मतलब नाइट्रोजन जो है मेटल को डोनेशन दे रहा होगा, एक बार ऑक्सीजन जो है मेटल को डोनेट कर रहा होगा। ऐसे ही लिंकेज आइसोमर साइनाइड का यूज़ कर सकते हैं और इधर आइसोसाइनाइड का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम SCN का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही हम NCS का यूज़ कर सकते हैं। बस हमको याद रखना है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा जो हमारे पास, वही जो है लिंकेज आइसोमरिज्म को शो करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ये एग्जाम्पल इसका याद रख लेना। कोबाल्ट हमने मेटल लिया है, इधर क्रोमियम हमने मेटल लिया है। कोबाल्ट की वैलेंसी 6 लिगेंड से पूरी करी है, 6 NH3 से, और हमने यहाँ साइनाइड भी 6 लगाए हैं। लिगेंड भी चेंज है इस बार, मेटल भी चेंज है। अब एक तो हमारे पास ये हो गया। अब इसका जब आयोनाइजेशन कोऑर्डिनेशन आइसोमर हम दूसरा बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, कोबाल्ट के साथ तो बन जाएगा साइनाइड ग्रुप, मेटल के साथ लिगेंड को हमने इंटरचेंज कर देना है। कोबाल्ट के साथ बन जाएगा साइनाइड, और क्रोमियम के साथ क्या लग जाएगा, NH3। यहाँ पे साइनाइड था, इधर कोबाल्ट पे NH3 था, तो इसका हमने एक्सचेंज कर दिया क्रोमियम के साथ। और एक बात का हमको और ध्यान रखना है, यहाँ पे कोबाल्ट हमारा कौन सी साइड पे था, कैटाइनिक साइड पे था। जो फ्रंट में होता है ये होता है कैटायन, जो पीछे होता है ये होता है एनायन। लेकिन आइसोमर बनाने के बाद हमने कोबाल्ट को कहाँ पहुँचा दिया, एनायन वाली साइड, यानी कि राइट साइड हमने इसको लगा दिया है। और क्रोमियम को हमने लिया है लेफ्ट साइड, यानी कि कैटायनिक वाले पार्ट पे हम इसको लेकर आ गए हैं। तो मेटल तो वही रहेगा, मेटल के साथ हमको क्या चेंज करना है, लिगेंड को इंटरचेंज करना है, और हमको पूरी पोजीशन को भी चेंज करना है। आगे वाले को पीछे ले जाना है, पीछे वाले को आगे ले जाना है। मतलब बेसिकली ऐसे हमारे पास चेंज हो रहा है, ये इधर और ये इधर। तो ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा एक बार याद कर लेना इसको, और ये मत भूलना कि दोनों की पोजीशन को भी चेंज करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिंकेज आइसोमर। ऐसे टाइप के आइसोमर हमको कब देखने पड़ते हैं, जब हमारा काउंटर आयन जो बाहर है, जैसे Br नेगेटिव, ये भी हमारे पास एज ए लीगेंड काम कर सकता है। और यहाँ पे क्या है, सल्फेट SO4 2-, ये भी हमारे पास क्या लीगेंड है। तो Br जो है अंदर भी आ सकता है और ये सल्फर को बाहर भी कर सकता है। तो ऐसा टाइप के आइसोमर को बोलते हैं हम लिंकेज आइसोमर। ये लिंकेज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। लिंकेज वाला तो हमने एम्बीडेंटेड में पढ़ लिया है।
आयोनाइजेशन में Br अंदर आ सकता है और SO4 जो है बाहर चला जाएगा। एग्जाम्पल मैंने ये लिया है, यहाँ पे Cl भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं SO4, कुछ भी रख सकते हैं, Cl रख सकते हैं। जब बस यहाँ चार्ज वाला है तो यहाँ भी चार्ज वाला ले लेना, और ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखना, और कॉपर कोबाल्ट की या तो +2 में आनी चाहिए या +3 में ही आनी चाहिए। एग्जाम्पल हो गया इसका ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म का। अब आता है हमारे पास हाइड्रेट आइसोमरिज्म। कोई भी मेटल का हमारे पास क्या होगा, एक्वा कॉम्प्लेक्स होगा। जब हमारे पास लिगेंड क्या होता है, वाटर, तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स को एक्वा कॉम्प्लेक्स हमारे पास गिवन है। तो क्रोमियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स हमारे पास गिवन है। यहाँ से एक H2 मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और यहाँ से एक Cl जो है अंदर आ जाएगा। ऐसे टाइप को मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे, ऐसे टाइप के आइसोमरिज्म को बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमरिज्म। तो यहाँ आ गया मेरा क्रोमियम H2O5, यहाँ पे 6 थे, एक H2O चला गया ब्रैकेट के बाहर और अंदर आ चुका है इसकी जगह पे Cl, और बाहर बचा है Cl2 और H2O हमारा जो अंदर से बाहर गया वो। ध्यान से देखना दोबारा, एक H2O गया ब्रैकेट से बाहर, उसकी जगह एक Cl जो बाहर था वो आ गया अंदर, तो CrH2O5 Cl और हमारा ये एक Cl2, देख 3 थे बाहर तो बाहर बचे 2 और एक लग गया H2O। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारे पास होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलिप्टिक में क्या होता है, हमारे पास मेटल हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उससे अटैच लिगेंड अगर एक ही है, जैसे यहाँ पे 6 लिगेंड है और 6 के 6 लिगेंड एक ही जैसे हैं, मतलब 6 अमोनिया लगे हुए हैं, तो ऐसे हम बोलते हैं होमोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अगर हमारे पास एक भी लिगेंड चेंज होता है, यहाँ पे अगर एक अमोनिया को हटा के मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया, यह हो सकता है मैं एक Cl को हटा के H2O लगा दूँ, या फिर मैं ब्रोमीन लगा दूँ, या फिर आयोडीन लगा दूँ, कुछ भी लगा दूंगा मैं NH3 के अलावा, तो मेरा हम बोलेंगे इसको कंपाउंड को हेट्रोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन गया। होमोलिप्टिक में सारे एक जैसे होने चाहिए। बोर्ड्स में रीजन असर्शन में पूछ रखा था ये क्वेश्चन, तो इसको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हमको पढ़ना है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको बताएगी कि हमारे पास मेटल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, और हाइब्रिडाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हमारी शेप कैसी होगी, शेप ऑक्टाहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी, या फिर स्क्वायर प्लेनर होगी। हमको 3 जो है शेप पढ़नी पड़ेगी। तो पहली VBT क्या बोलती है, द मेटल आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड कैन यूज इट्स N-1d NSNP और NSNP और ND ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म्स ज्योमेट्री सच एज ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। यानी कि मेटल के पास जो ऑर्बिटल्स होंगे, N-1d मतलब 3D, जैसे अगर मैं 3D सीरीज का आइटम लेता हूँ, जैसे कि मैं लेता हूँ निकल लेता हूँ, कोबाल्ट लेता हूँ, क्रोमियम लेता हूँ, ये सब मेटल कौन से यूज़ करेंगे, N-1d यानी कि 3D ऑर्बिटल यूज़ करेंगे। और ये 3D मेटल का एलिमेंट जो हमारे पास, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, अभी जितने भी एग्जांपल दिए मैंने वही सब। एक पॉसिबिलिटी होती है ये अपना ND वाला भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि 4D वाला भी अपना जो है ऑर्बिटल यूज़ करेंगे। अभी डिटेल में समझाऊंगा मैं एग्जाम्पल में जब कराऊंगा। ऑर्बिटल्स जो है कंबाइन करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन से हमारे पास क्या पता लगेगा हमारे को कि हमारी ज्योमेट्री कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म कर रहा है या फिर टेट्राहेड्रल, और या फिर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हमको देखने के लिए मिल रही है। दूसरा जो स्टेटमेंट देती है VBT, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर अलाउड टू ओवरलैप विद लिगेंड दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग। यानी कि जब हाइब्रिडाइजेशन होगी, फॉर एग्जांपल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया, जैसे 4 लो बन गए, फॉर एग्जांपल एक ये 4 मैंने लो बना दिया, और ये कौन से है sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो लीगेंड का जो ऑर्बिटल है वो इनके साथ ओवरलैप करने के लिए अलाउड होगा। लीगेंड जो है अपने लीगेंड वैसे डोनेट करते हैं अपने p ऑर्बिटल से, तो लीगेंड का p ऑर्बिटल। और अब शेप कैसे डिपेंड होगी हमारी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमारे पास कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे हमारे को 2 हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलती है। एक देखने के लिए मिलती है D2sp3 और एक मिलती है sp3d2। अगर हमारे पास D2sp3 मिलेंगे तो हम इसको बोलेंगे N-1 ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हम इसको बोल लेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर हमारे पास ये sp3d2 मिलती है तो हमको n ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी इसको बोल सकते हैं। और हमारे पास दोनों ही हाइब्रिडेशन, चाहे D2sp3 हो या फिर sp3d2 हो, शेप हमारे को एक ही देखने के लिए मिलेगी, वो है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ये चेंज हो जाता है केस कब, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4
तो यहाँ पर हमको दो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, एक मिलेगी sp3 और एक मिलेगी dsp2। अब दो हाइब्रिडाइजेशन मिलने के बाद यहाँ पे हमको शेप भी दो मिलेगी, एक मिलेगी टेट्राहेड्रल और एक मिलेगी स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल में दो हाइब्रिडाइजेशन भले ही थी लेकिन शेप एक ही थी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक अलग शेप डेडिकेट हमारे पास है। dsp2 होगी तो स्क्वायर प्लेनर, sp3 होगी तो टेट्राहेड्रल। अब देखते हैं हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। एक एग्जांपल लिया है CONH3 6 3 पॉजिटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है हमारे पास। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालनी आनी चाहिए, इसलिए ये मैंने पहले सिखाई थी। इसकी मान लेंगे हम X, कोबाल्ट मेटल है X मान लेंगे। NH3 क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड की कितनी होगी 0 होगी, और चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स है +3 का चार्ज है, तो X की वैल्यू आ गई मेरी +3, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी मेटल की कितनी है +3। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे को याद होनी चाहिए। कोबाल्ट की होती है हमारे पास 3d7 4s2। अब जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो पहले हम ऐसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, तो ये दो तो ये जाएंगे बाहर और एक जाएगा हमारा d ऑर्बिटल से। तो d ऑर्बिटल बचे हमारे पास 3d6 और 4s0 हो गया हमारा एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो अब यहाँ देखते हैं ऑर्बिटल्स ऑफ CON, जब हम इसकी फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो कैसे करेंगे, पहले 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद हम पेयरिंग कराएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हमारे पास d ऑर्बिटल में, दोबारा देखेंगे, पहले भरेंगे 1 2 3 4 5 और फिर हमारे पास पेयरिंग होगी, पहले ही पेयरिंग नहीं करा देनी है। अब जब हमारे पास क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, जब लिगेंड जो है अप्रोच करेगा NH3 अमोनिया। अमोनिया वैसे वीक फील्ड लिगेंड होता है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। वीक फील्ड लिगेंड हमारे पास अमोनिया होता है, लेकिन जब हम कोबाल्ट के, सिर्फ कोबाल्ट यहाँ पे एक्सेप्शन समझ लो, जब कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो अमोनिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। सेम केस होगा वाटर के साथ, अगर कोबाल्ट +2 ऑक्सीजन स्टेट में होगा तो वाटर कैसा एक्ट करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह होगा, पेयरिंग नहीं कराएगा। लेकिन अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन स्टेट में है और वाटर हमारे पास प्रेजेंट है तो अब ये इस +3 में क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा और अब ये पेयरिंग करा देगा। तो यहाँ पे अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +3 का मतलब है कि नाइट्रोजन NH3 सॉरी अमोनिया जो है इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराना स्टार्ट कर देगा। और हमारे पास क्या होगा, जब भी पेयरिंग होगी ना तो ट्राई करेगा जब d ऑर्बिटल उसमें हो तो ये 2 ऑर्बिटल खाली करा देगा। कैसे, इसको इसमें कराएगा पेयरिंग और इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसमें करा देगा, तो ये दो हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स बच जाएंगे। हमारे पास देखने के लिए कैसे मिलेगा, एक स्टेप और बता देता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग ऐसे हो जाएगी और ये 2 d ऑर्बिटल जो हमारे पास एम्प्टी हमारे पास हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ से 2 ऑर्बिटल जो एम्प्टी हो चुके हैं और एक s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल आएंगे, कंबाइन करेंगे और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जो ये डिस्क्राइब करा हुआ है यहाँ पर। ऑर्बिटल कौन सा होगा, 2 इसके d हैं, एक sp3 है, तो ऑर्बिटल का नाम होगा dsp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये हमारे पास 3d3 ऐसे ही बच गया है, सारे जो मेटल के इलेक्ट्रॉन थे इसमें आ चुके हैं। अब जो एम्प्टी हमारे पास ऑर्बिटल है ये d2sp3 है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम मेटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल और लिगेंड का p ऑर्बिटल जो है ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे लिगेंड देखो अपने सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो हमारे पास एक अमोनिया होता है NH3, ये डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 NH3 कितने इलेक्ट्रॉन उसको डोनेशन करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन जो है अमोनिया ने इस ऑर्बिटल के अंदर डोनेट कर दिए हैं, या फिर हम बोलते हैं इसके साथ ओवरलैपिंग कर ली है। दोबारा देखते हैं इसको, एक बार अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमने बनाया ऑर्बिटल ऑफ CO, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली हमने +3, फिर हमने +3 में इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करी d ऑर्बिटल में। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास NH3 ऐसे तो वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन जब कोबाल्ट +3 में होता है हमारे पास तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करता है। जैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करा इसने इस इलेक्ट्रॉन को क्या करा, पेयर अप कर दिया अंदर वाले ऑर्बिटल्स में। नेक्स्ट टाइम में जब ये दोनों एम्प्टी हो गए हमारे पास, तो हमारे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुआ, d2sp3 बना के एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुआ, और जो लिगेंड के हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए, या फिर डोनेट जो है लिगेंड ने इन वाले ऑर्बिटल्स में अपना कर दिया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रही, d2sp3, और हमारे पास शेप क्या रहेगी, d2sp3 के अगेंस्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमको देखने के लिए मिलेगी। एक टॉपिक और बताता हूँ मैं, अगर वो पूछेगा मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर पूछेगा तो हम कैसे निकालते हैं।
ये पूछेगा, जब पूछेगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ उसकी, तो हमको बताना है वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। हमको यहाँ पर जब हम फाइनल कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स में हमको एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, और ये सारे भी कैसे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। जब हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी ना हो, हम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को एन से दिखाते हैं वैसे, तो एन की वैल्यू जब जीरो हो हमारे पास, तो हम बोलते हैं ये क्या है, डायामैग्नेटिक। और अगर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो कैसा होता है, पैरा मैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल करेगा, और पैरामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड में वो अट्रैक्शन जो है फील करेगा। तो ये एग्जांपल किसका है, एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। और इसने देखो इनर डी ऑर्बिटल, ये हमारे पास क्या है, 3D कौन सा होता है, इनर डी ऑर्बिटल। बाहर इसके एम्प्टी एक 4D ऑर्बिटल भी यूज, मतलब एम्प्टी पड़ा हुआ होगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन यूज होता तो हम इसको बोलते हैं आउटर डी ऑर्बिटल। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं, मिल जाएगा। तो ये इनर डी ऑर्बिटल इसने यूज किया, हाइब्रिडाइजेशन में कौन से गए, अंदर के 2 डी ऑर्बिटल गए, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर एक दूसरा नाम भी होता है इसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और इनर डी ऑर्बिटल। ये दोनों सेम ही नाम है, कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, COF6। यहाँ पर भी कोबाल्ट क्या है, +3 ऑक्सीजन स्टेट में। कैसे निकालेंगे, मेटल की X और -6, एक फ्लोरीन की होती है -1, 6 फ्लोरीन की कितनी होगी, -6, इसको इक्वल करेंगे -3 के, क्योंकि चार्ज है -3 का। तो कोबाल्ट जो आगे मेरा यहाँ +3 ऑक्सीजन स्टेट में देखने के लिए मिल गया है। और कोबाल्ट की जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d7 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 2 s से जाएंगे और एक कहाँ से जाएगा, d ऑर्बिटल से। तो बच्चे क्या है, 3d6 4s0, बिल्कुल अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग तो मैंने समझा ही दी है, डी ऑर्बिटल में कैसे बनेगी कोबाल्ट के। अब यहाँ पर जो फ्लोरीन होता है हमारे पास, फ्लोरीन होता है वीक फील्ड लिगेंड। देखो मैं वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे बता रहा हूँ, वो मैं आगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा, उसमें अभी बताता हूँ। पर अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखो, फ्लोरीन भी हमारे पास क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या कराएगा, पेयरिंग नहीं कराएगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अब ये इसको अंदर पेयर अप नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा मेटल के पास, कि अपने बाहर के डी ऑर्बिटल्स को, कौन कौन से, S और ये 2p, ये सॉरी 3p, और ये बाहर के 4d ऑर्बिटल में से अपने 2d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर ले। ऊपर वाले केस में क्या कर रहा था वो, इनर डी ऑर्बिटल्स में, यानी कि 3d। तभी तो हम इसको n-1 बोल रहे थे। ये n-1 मतलब 4-1 यानी कि 3d, और ये कैसा हमारे पास nd ऑर्बिटल यानी कि 4d, और ये कैसा है n-1 यानी कि 4-1 = 3d। तो ये 3d ऑर्बिटल को n-1 बोला गया है और 4d को nd ऑर्बिटल बोला गया है। अब जब फ्लोरीन इनको पेयर अप नहीं करा पाया तो मेटल के पास ऑप्शन कुछ रहा नहीं, उसने बाहर के डी ऑर्बिटल्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। हाइब्रिडाइजेशन में गए 1s 3p और बाहर के 4d, बाहर के मतलब आउटर डी ऑर्बिटल, ये आए कंबाइन करा और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है sp3d2। यहाँ पे D2 आना चाहिए था, बुक में D3 लिखा हुआ था। sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमारे पास देखने के लिए मिला, और ये 4d में से 3 ही ऑर्बिटल बचे, 2 तो जो है हाइब्रिडाइजेशन में चले गए हैं। अब हमको इन इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो जैसा है वैसा है। फ्लोरीन जो है ओवरलैप करेगा किनके साथ, हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, या फिर अपने इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करेगा फ्लोरीन में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक फ्लोरीन भी कितने डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो 6 फ्लोरीन कितने करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। तो 12 के 12 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर भर दिए हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी हमारी sp3d2, और शेप क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दोनों हाइब्रिडेशन हमने देख ली है, D2sp3 भी देख ली है और sp3d2 भी देख ली है। शेप दोनों में क्या रहती है, ऑक्टाहेड्रल। अगर इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पूछता है कि पैरामैग्नेट है कि डायमैग्नेटिक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन भी अनपेड दिख जाए तो वो कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। यहाँ पर तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है, तो हमारे पास ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और इसी को कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेगा, जब आउटर डी ऑर्बिटल को यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हम इसको बोलते हैं, या फिर आउटर डी ऑर्बिटल। पहले वाले को हमने लो स्पिन बोला था, इसको हम बोलेंगे हाई स्पिन और आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब एग्जांपल देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल NiCl4 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स गिवन है। तो सबसे पहले निकल के हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, 3d8 4s2।
जब यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसकी, तो निकल की x, एक Cl की -1, तो 4 Cl की -4, क्योंकि Cl क्या है, 1 यूनिट का माइनस चार्ज होने पर रखता चलता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो जाएगी -1। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू सॉल्व करके आती है हमारे पास +2, यानी कि निकल जो हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2। जब +2 में आएगा तो पहले s से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो बचेगा क्या 3d8 4s0। अब Cl जो होता है हमारे पास एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो जब हम Na2 पॉजिटिव को भरा हमने, तो 3d8 4s2 ऐसे हमने भर दिया। कैसे भरा होगा, पहले 5 भरे होंगे, 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हमने फिलिंग करी है इसकी। अब Cl जो है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, इसको यहाँ अंदर पेयर अप ये नहीं करा सकता, इसलिए हमारे पास बाहर के 4 लिगेंड है हमारे पास, तो ऑर्बिटल भी 4 यूज होंगे। sp3 4 ऑर्बिटल आएंगे हमारे पास और कंबाइन करेंगे, फॉर्म करेंगे एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक क्लोरीन जो है डोनेट करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो 4 क्लोरीन कितने करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम भर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन जो है हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हम इसको फिलअप कर देंगे। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें भी जब हमारे पास sp3 होगी तो हम बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जब हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारे पास dsp2 तो हम इसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें आउटर डी और इनर डी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता हमारे पास, क्योंकि आउटर डी ऑर्बिटल तो कभी यूज़ ही नहीं होते। यहाँ सिर्फ हाई स्पिन और लो स्पिन का कॉम्प्लेक्स हम बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है NiCN4 2-। अब Cn हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकाल दी है, सिखा दिया निकालना। x हमारे पास +2, यानी कि मेटल हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 3d8 4s2, +2 में जाने के बाद 3d8 4s0। हमने जब फिलिंग करी तो सेम तरीके से फिल करेंगे इसको भी। 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए हमने। अब हमारे पास क्या होगा, जो साइनाइड है हमारे पास, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर पेयर कर देगा, और 8 इलेक्ट्रॉन हमारे जो है वो 4 ऑर्बिटल के अंदर आ जाएंगे। तो 4 ऑर्बिटल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हमको देखने के लिए मिल गए। ये वाला जो डी ऑर्बिटल है ये एम्प्टी हमारे पास हो जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या जाएगा, ये वाला डी, एक एस और 2p हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। ऑर्बिटल का नाम होगा dsp2, ये वाला डी इनर डी वाले से आया है। dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिल जाएगा। एक Cn भी क्या करेगा, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो 4 Cn कितने करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हमको देखने के लिए मिलेगा। तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन जो है हमने इसके अंदर भर दिए हैं। अब अगर हम इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें, तो ये हमारे पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, तो क्या होगा हमारे पास, डायामैग्नेटिक इन नेचर हम इसको बोल देंगे। और ऊपर वाले में हम देखेंगे तो 2 हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई दे रहे थे NiCl4 2- में, तो ये था हमारे पास पैरामैग्नेटिक, और ये नीचे वाला डायामैग्नेटिक। एक होमवर्क लिख लो अगर किसी को ट्राई करना है, NiCO4 ये न्यूट्रल लिगेंड है, बताना है हमारे पास ये टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा। यहाँ पे देखो dsp2 जब भी आएगी हाइब्रिडाइजेशन, तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। ऊपर वाली क्या थी, sp3 थी, तो ये होगी हमारी टेट्राहेड्रल। अब हमको पढ़नी है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमने ऊपर पढ़ी कि क्या बोल रही थी, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम कॉम्प्लेक्स का शेप और मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल रहे थे। While the VB give larger extent explain formation structure, the magnetic behavior of coordination compound, it suffers from the following shortcomings. It involves a number of assumption। पहले उसने assumption क्या ली है देखते हैं इसमें। नंबर ऑफ अजम्पशन क्या कहती है, एक तो हमने सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड को ही माना था हमने जब ओवरलैपिंग कर रहे थे, कि मेटल का एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल और लिगेंड का फील्ड पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा था, मतलब ये एक तरह से कोवलेंट बॉन्ड की बात हम सिर्फ कर रहे थे। यहाँ पे हमने आयनिक कैरेक्टर को बिल्कुल हटा दिया था। तो इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ अजम्पशन, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। अगर मैं कॉम्प्लेक्स से पूछता हूँ, जैसे हम ऊपर पूछ रहे थे इससे कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, तो ये हम तो इसके बेस पे जज कर रहे थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पेड है कि अनपेड है। पर वीबीटी एक्चुअल में ये नहीं बताती है हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट। ये तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे चेक करना है। अगर वीबीटी ने तो इसके बारे में कुछ बात ही नहीं करी थी, इसने बस ज्योमेट्री का बताया था हमको, और दूसरी बात बोली थी कि आउटर डी ऑर्बिटल या इनर डी ऑर्बिटल का हम यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट का हमको नहीं दिया था कि इसका जैसे म्यू के लिए हम निकालेंगे आगे फॉर्मूले से।
बोहर्स मैग्नेटोम में कितनी वैल्यू आती है, तो हम वो वीबीटी से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये भी इसका फेलियर था। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास कलर भी होते हैं, कलरफुल और कलरलेस भी होते हैं, तो कोई कंपाउंड कलरफुल क्यों है और कोई कंपाउंड कलरलेस क्यों है, इसका एग्जाम्पल वीबीटी से हमारे पास नहीं निकल पा रहा था। इसका आंसर जो है हमारे को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहीं ना कहीं देती है, वीबीटी बिल्कुल फेल कर रही थी। इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये टॉपिक जो हमारे पास सिलेबस में नहीं है, पर एनसीईआरटी की फोटो खींची ला रखा हूँ मैं, वहाँ ये गिवन था। अब कोई कंपाउंड होता है, फॉर एग्जांपल CONH3 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे दो तरह की पॉसिबिलिटी थी है, या तो ये काइनेटिकल लेबाइल है या फिर ये थर्मोडायनेमिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हम वीबीटी से पूछते हैं काइनेटिकल लेबाइल है या थर्मोडायनेमिक स्टेबल है, तो वीबीटी के पास इसका आंसर नहीं होता, वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अब ये टॉपिक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी ज़्यादा कुछ है नहीं डेप्थ में गिवन, तो इसके बारे में चर्चा करना बेकार है। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर। जो मैं बता रहा था हाइब्रिडाइजेशन में DsP2 स्क्वायर प्लेनर होगी और sp3 जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। तो वीबीटी बस हाइब्रिडाइजेशन बता के छोड़ देती है, उसके रिगार्डिंग कौन सी शेप हम देखेंगे, स्क्वायर प्लेनर कब हमारे को देखने के लिए मिलेगा और टेट्राहेड्रल हमारे पास क्यों और कब कैसे देखने के लिए मिलेगा, उसका आंसर वीबीटी के पास नहीं होती है। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। उसके लिए फ्लोरीन भी वैसा ही लिगेंड है, क्लोरीन भी वैसा ही लिगेंड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड भी वैसा ही लिगेंड है। वो तो मैं स्टार्टिंग से बताता हुआ चल रहा था कि फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वीबीटी को नहीं पता कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में और वीक फील्ड लिगेंड में। तो ये सारी थी शॉर्ट कमिंग किसकी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। नेक्स्ट हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ से हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट होती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है हमारे पास, कि जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी उसी बात को बताती है। पहले बोलती है मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑक्टाहेड्रल में की बात कर रहा हूँ मैं, सारे मेटल के डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, और 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। ये सेम एनर्जी पे होते हैं, dx² - y² और dz², dxy dyz और dxz, ये सारे ही 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे हमारे पास होते हैं। अब इसको थोड़ा और डिटेल में अगर पढ़ना है तो वो मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर रखा है इसका। पर यहाँ बता दूँ, जैसे लिगेंड जो है अप्रोच करता है मेटल को, ये मेटल है हमारे पास, लिगेंड अप्रोच करता है फेस सेंटर से या फिर एक्सियल लोब की तरफ से, और एक्सियल लोब हमारे पास कौन सी होती हैं, dx² - y² और dz², ये दो होती हैं एक्सियल लोब। dxy dyz और dzx ये होती है नॉन एक्सियल लोब। तो पहले से जब लिगेंड बहुत दूर होता है हमारे पास मेटल के पास, तो एक फील्ड होती है हमारे पास, उसको हम बोलेंगे फार फील्ड, क्योंकि लिगेंड के पास एक फील्ड होगी नेगेटिव चार्ज की, और मेटल के आउटर ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो मेटल के पास भी क्या होगी, एक फील्ड होगी नेगेटिव। अब सेम फील्ड क्या करती है, रिपेल करती है। तो जब मेटल हमारे पास दूर होता है लिगेंड से, तो सारे डी ऑर्बिटल जो है सेम फील्ड को फील करते हैं, इसको हम बोलते हैं फार फील्ड। जब मेटल किस में होगा, फार फील्ड में होगा, लिगेंड की फार फील्ड में। तो जब सारे ही बराबर फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे तो रिपल्शन जो है सारे ऑर्बिटल्स को बराबर फील्ड हमारे पास होगी, और सारे ही ऑर्बिटल क्या है, फिर से एनर्जी इंक्रीज करेंगे, लेकिन बिल्कुल इक्वल अमाउंट में एनर्जी जो है इंक्रीज होगी। ये फिर से डीजनरेट लेवल है हमारे पास। पहले एनर्जी यहाँ पे थी, जब लिगेंड बहुत दूर थे मेटल से, तो मेटल की एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, क्योंकि लिगेंड भी नेगेटिवली चार्ज है और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हमको देखने के लिए मिली, और जहाँ पर भी रिपल्शन होती है वहाँ पर एनर्जी इंक्रीज करती है। अब मैंने दूसरी बात क्या बताई थी, लिगेंड जो है एक्सियल लोब से अप्रोच करेगा। जब लिगेंड बिल्कुल पास आ जाता है तो एक्सियल लोब कौन सी होती है हमारी, dx² - y² और dz², ये दोनों होती हैं एक्सियल लोब। dxy dzx और dyz होती है हमारे पास नॉन एक्सियल लोब। तो एक्सियल लोब के पास अब लिगेंड बिल्कुल आ ही चुका है, तो ये ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगी। यहाँ से फर्दर और स्प्लिटिंग देखने के लिए मिलती है। जो एक्सियल लोब होती है हमारे पास, ये और ऊपर जाके स्प्लिट करती है, मतलब ये एनर्जी में और ऊपर चली जाती है। नॉन एक्सियल लेवल लोब्स क्या करती है, अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। तो 3 हमारे पास क्या है, नॉन एक्सियल, और 2 क्या है, एक्सियल। जो 2 एक्सियल है हमारे पास यहाँ पर, इनको हम बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल या फिर ईजी सेट, और जो हमारे पास 3 नॉन एक्सियल बचती है यहाँ पर, इनको हम बोलते हैं T2G सेट। T2G मतलब ट्रिपली डीजनरेट, यानी 3 हमारे पास ऑर्बिटल डीजनरेट लेवल पे है, और ईजी मतलब है डबली डीजनरेट। जी का मतलब कुछ और है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है तो मैं भी नहीं बता रहा हूँ। टेट्राहेड्रल में जब हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग, तो वहाँ T2 और E को यूज़ करेंगे, हम G वर्ड को नहीं यूज़ करेंगे। G सिर्फ हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ही यूज़ करते हैं।
अब जो ये स्प्लिटिंग हुई है ना हमारे बीच में यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं डेल्टा ओ, यानी डिफरेंस ईजी सेट और T2 के बीच में सेट में एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको हम डिफरेंस करते हैं डेल्टा ओ से, और इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। इसको ध्यान रखना। ये CFSC जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो फॉर्मूला है उसका -0.4 T2G ऐसा वाला फॉर्मूला है, और लास्ट में डेल्टा ओ, ये वो नहीं है, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, ये अलग चीज़ है। ये डेल्टा ओ जो है लिखते इसको भी CFSC है, पर ये कौन सी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये स्प्लिटिंग है और वो दूसरी कौन सी है, स्टेबलाइजेशन। तो ये स्प्लिटिंग है, इसको हमको ध्यान रखना है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बस हमको इतना ही बोला था कि जब लीगेंड जो अप्रोच करेगा मेटल को, वो क्या करता है, स्प्लिट करता है अपनी दो सेट्स में, एक EG में और एक T2G में। उनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती कि मेटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल और लीगेंड का पी ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करता। उसके हिसाब से मेटल एक पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड, एक पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड है, एलिमेंट है, और लीगेंड नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बस क्या है, हमारे पास एक अट्रैक्शन हमको देखने के लिए मिलती है, और कैसी, आयोनिक अट्रैक्शन, या फिर आयोनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो नाम दिया था उसने कोवलेंट को बिल्कुल नेगेटिव कर दिया था। तो इसमें आगे ओवरलैपिंग किस तरह होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी, लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के मेटल के पास जाएंगे, इसमें इसने कोई भी बात नहीं करी थी। बस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इसने बोला था कि मेटल के डी ऑर्बिटल जो है स्प्लिट करते हैं, किसमें, EG में और T2G में। बस यहीं पे हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी खत्म हो जाती है। एक दूसरा एग्जांपल पढ़ेंगे उसका, टेट्राहेड्रल फील्ड में। अगर हमको यहाँ CFSC कैलकुलेट करनी हो, ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो -0.4 T2G मतलब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, अगर 3 है तो 3 रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, अगर 4 है तो 4 रखेंगे, प्लस 0.6 T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है 2 है 3 है, यहाँ पे हम उतने इलेक्ट्रॉन रख देंगे, और ब्रैकेट को क्लोज करके सॉल्व करके हमारे पास बाहर लगा देंगे डेल्टा ओ। डेल्टा ओ क्या है हमारे पास, ये रहा डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब आती है हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज I-Br-, ये क्या है, सारे वीक फील्डिंग एनर्जी। मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाऊंगा तो फील्ड स्ट्रेंथ मेरी इंक्रीज करती हुई चली जाएगी। तो हमारे पास I से स्ट्रॉन्ग क्या है, Br से स्ट्रॉन्ग क्या है, SCn-, उससे स्ट्रॉन्ग Cl-, S2-, ऐसे करते 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 लास्ट में हमारे पास ये सबसे En Cn-, CO, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारे पास है। Ligands can be arranged in a series in order of increasing order of field strength. Such a series is termed as spectrochemical series. ये बोर्ड्स में एक मार्क्स में क्वेश्चन आ रखा था, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो ये डेफिनेशन लिख लेना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ इज टर्म्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और ये भी याद होनी चाहिए। अब बात आती है जब हमारे पास स्प्लिटिंग हो रही होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे को D4 भरना है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन भरना है, तो कैसे भरेंगे, यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स हमारे सेम एनर्जी लेवल पे हैं, फिर ये स्प्लिट करें किसमें, EG में और T2G में, 1 2 3, ये हमारे पास आया EG, ये आया T2G। तो मैं इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करता हूँ। पहले मैंने भरा 1, क्योंकि लोअर एनर्जी पे T2G है, ऑब्वियस सी बात है, पहले यहीं पे फिल होंगे, 1 2 और 3। अब बात आती है कि मैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर भरूँ, या फिर मैं इस फोर्थ इलेक्ट्रॉन को यहाँ नीचे भरूँ। इसको अलग कलर से दिखाता हूँ, या तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऊपर भर दूँ, या फिर मैं इसको T2G में पेयर अप करा दूं। तो हम कैसे पता करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी कितनी है, डेल्टा ओ। अब मान लेते हैं डेल्टा ओ की वैल्यू कितनी है, 10 है। अब जब मेरे को इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर कराना पड़ता है ना, यहाँ नीचे, तो एक एनर्जी और यूज़ करनी पड़ती है, हम उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पे मान लेते हैं पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी है मेरी, 12 मान लेते हैं, चलो ठीक है। और मेरा इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन मेरे कौन सी एनर्जी पे है, मान लेते हैं 8, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की उसकी एनर्जी पास है। उसको चाहिए, हमने क्या किया, 9 इलेक्ट्रॉन की, अब उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं 9 इलेक्ट्रॉन की होगी, फिर हमने 10 इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। अब उसके पास ये एनर्जी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है फॉर एग्जांपल। फिर इलेक्ट्रॉन को हमने 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दी, अब पेयरिंग करने के लिए कितनी चाहिए, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन के पास कितनी है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मतलब इससे ज़्यादा है वो, डेल्टा वो 10 से ज़्यादा है। तो मतलब इन इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि वो यहाँ चला जाएगा, पेयर होने वाली एनर्जी उसके पास अभी भी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि डेल्टा ओ कम है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन के पास 11 यूनिट की एनर्जी आ गई, अब पेयर तो हो नहीं सकता क्योंकि 12 पे पेयरिंग हो रही है उसकी, तो 11 पे क्या होगा, वो जंप करके पहुँच जाएगा सीधा यहाँ पे। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखिए, इफ़ डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, पी के यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी,
द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स वन ऑफ द ईजी ऑर्बिटल। 3 तो मैंने भर दिए, और अगर मेरी क्या है डेल्टा नॉट हमारी जो है क्या है डेल्टा ओ सॉरी इससे कम है, पेयरिंग एनर्जी से कम है जैसे इस केस में, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो ईजी ऑर्बिटल में एंटर करेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी हमारी T2G3, यानी T2G3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हमारे T2G में और EG1 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन हमारा EG ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। ये कंडीशन सबसे अच्छा एग्जांपल यही है हमारे पास D4 का समझने के लिए। तो 5 वाला ही फिर यहाँ भरा जाएगा। अब जब 4 भर दिया, 5 भर दिया, 6 के लिए कुछ ऑप्शन बचा नहीं, तो यहाँ जाएगा पेयरिंग होने। नेक्स्ट, अगर डेल्टा ओ हमारे पास किससे ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिखते हैं कि हमारा डेल्टा ओ कितना है 15 है, तो अब जैसे हम इलेक्ट्रॉन हमारा 8 पे था, फिर हम 9 पे डाली, 10 पे डाली एनर्जी उसकी, फिर 11 पे डाली, 12 पे, और जैसे ही 12 पे आया फिर 13 पे आया, तो डेल्टा ओ तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। डेल्टा ओ मतलब ज़्यादा होने से क्या मतलब है, अब स्प्लिटिंग हमारी और ज़्यादा होगी। पहले हमारी कम हो रही थी, डेल्टा ओ बढ़ गया, मतलब हमारी स्प्लिटिंग जो है ज़्यादा हमको देखने के लिए मिल गई। अब उसके पास इतनी एनर्जी है नहीं इलेक्ट्रॉन के लिए कि वहाँ चला जाए, तो वो क्या करेगा, नीचे ही हमारे पास पेयर अप हो जाएगा। जैसे उसके पास 13 की एनर्जी आई, वो डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। बोलता है अगर डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, इट बिकम्स मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई T2G ऑर्बिटल, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं स्प्लिटिंग करने वाली कि वो ऊपर जाके पेयर हो। तो पेयरिंग एनर्जी कम है हमारे पास, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है हमारा नीचे ही पेयर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी T2G4, और ईजी में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ईजी में। अब बात आती है कि डेल्टा नॉट ओ कब होता है हमारा कम पेयरिंग एनर्जी से, जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं हमारे पास, जैसे कि Cl माइनस, I माइनस, Br माइनस, H2O, NH3, ये सारे वीक फील्ड लिगेंड जो भी हमारे पास, ये क्या करते हैं, इनके पास इतनी स्प्लिटिंग कराने की ताकत होती नहीं है कि ज़्यादा स्प्लिटिंग करा दे, तो इनका डेल्टा ओ जो हमारे पास कम ही होता है। तो डेल्टा ओ हमारे पास कम होगा तो फॉर्म कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हमारे पास देखने के लिए मिलेगा। और जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, जैसे कि साइनाइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, EN हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और कार्बन हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग करा देते हैं हमारे पास कि पेयरिंग एनर्जी कम पड़ जाती है, और डेल्टा ओ की वैल्यू हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हमको देखने के लिए मिलती है। और जब हमारे पास डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा कि पहले पेयर अप होना ही बेनिफिट में रहेगा। तो हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और फॉर्म क्या करेंगे, वो लो स्पिन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। एक वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में फ़र्क ही हमारे पास यही आता है। फॉर एग्जांपल एक H2O में और CO में अगर हम कंपैरिजन करें, तो H2O क्या करेगा, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग तो करेगा, बिल्कुल करेगा, वीक फील्ड लिगेंड भी करता है, स्ट्रॉन्ग भी करता है, EG और T2G में भी करेगा, और ये भी करेगा। लेकिन यहाँ पर जो स्प्लिटिंग हमारे पास देखने के लिए मिलेगी ऑर्बिटल की, ये काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो डेल्टा ओ हमारा जो हमारा इसमें है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी, जबकि यहाँ पर हमारे डेल्टा ए की वैल्यू होगी काफ़ी छोटी हमको देखने के लिए मिलेगी। अगर हम Cl माइनस भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दें, तो Cl तो हमारे पास वाटर से भी कम हमारे पास स्प्लिटिंग कराएगा, क्योंकि Cl तो वाटर से भी कम मतलब वाटर से भी ज़्यादा वीक फील्ड लिगेंड हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड, वो जब ने ऊपर पढ़ी थी वो पढ़ी थी ऑक्टाहेड्रल के लिए, अब हमारे पास है टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। डी ऑर्बिटल यहाँ पर भी ऐसे ही होंगे, लिगेंड जब फार फील्ड में होगा, लिगेंड दूर से अप्रोच कर रहा होगा, तो बराबर रिपल्शन हर ऑर्बिटल पे लगाएगा, इसलिए हमारे पास एनर्जी है पाँचों ऑर्बिटल की एकदम बराबर इंक्रीज हुई, या फिर अभी भी इंक्रीज होने के बाद भी डीजनरेट लेवल हमारे को देखने के लिए मिल रहे हैं। और डीजनरेट से मतलब होता है इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पांचों ही क्या है, डीजनरेट हमारे पास एनर्जी लेवल्स है। लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या होता है, अप्रोच करते हैं 4 लिगेंड, ऑक्टाहेड्रल में कितने कर रहे थे 6 लिगेंड, और यहाँ कर रहे हैं 4 लिगेंड। और कैसे अप्रोच करते हैं, वहाँ कर रहे थे एक्सियली, ऑक्टाहेड्रल में अप्रोच कर रहे थे एक्सियली, यहाँ करते हैं नॉन एक्सियली। और नॉन एक्सियली कौन सी लोब्स हमारी होती हैं, DXY, DYZ और DZX, ये हमारी नॉन एक्सियल लोब हैं। तो इनके पास ज़्यादा अप्रोच हमारे पास देखने के लिए मिलेगी, तो इनकी एनर्जी जो है अब बढ़ना स्टार्ट होगी। ये 3 लोब जो हमारी रिपल्शन ज़्यादा फील करेंगी, और EG वाली लोब्स जो हमारी थी वो DX² - Y² और DZ² ये हमारी कम रिपल्शन को फील करेंगी। वहाँ पर एक वर्ड हम यूज़ कर रहे थे EG और T2G ऑक्टाहेड्रल में, लेकिन टेट्राहेड्रल में हम G वर्ड
का यूज़ नहीं करते, यहाँ हम यूज़ करते हैं सिर्फ T2 और E को। यहाँ पर हमारा T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऊपर चला गया और E वाला सेट मेरा नीचे आ गया। ये बीच में जो लाइन है ये है बेरी सेंटर, और वहाँ पे क्या था, डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। टेट्राहेड्रल फील्ड में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी से, और डेल्टा टी और डेल्टा ओ के बीच में एक रिलेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। मतलब कि डेल्टा टी हमारी छोटी है किससे, डेल्टा ओ से। वो तो ऑब्वियस है, वहाँ 6 लिगेंड है तो 6 लिगेंड ज़्यादा रिपल्शन फील कराएंगे और 4 लिगेंड कम रिपल्शन फील कराएंगे। तो जितने नंबर ऑफ लिगेंड ज़्यादा उतनी हमारे पास स्प्लिटिंग भी ज़्यादा हमको देखने के लिए मिलेगी। CFS निकालने का फॉर्मूला टेट्राहेड्रल में क्या होता है हमारे पास, -0.6 T2 मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5 6 कितने भी इलेक्ट्रॉन T2 में हो सकते हैं वो हमको कॉम्प्लेक्स देख के ही पता चलेगा, प्लस 0.4 इलेक्ट्रॉन 0.4 इन E ऑर्बिटल, जो E सेट हमारे पास है इसमें कितने होंगे। यहाँ पे E है, और सॉरी T2 मैंने यहाँ भरना था, T2 में यहाँ भरेंगे। दोबारा देखते हैं, -0.6 T2 में कितने, 1 2 3 4 जितने भी होंगे, और 0.4 E में कितने, 1 2 3, इसमें भी देख लें हम कितने भी हो सकते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे हम डेल्टा टी से। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब हमको हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं कलरफुल होते हैं, फॉर एग्जांपल TiH2O6, ये हमारे पास क्या होता है कलर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे 3 पॉजिटिव। तो Ti जब 3 पॉजिटिव में होगा और लिगेंड क्या होगा हमारे पास H2O होगा, तो ये क्या करेगा, जब भी हमको कलर निकालना पड़ेगा तो हम यूज़ करेंगे वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या बोला हमको भी कि ऑर्बिटल्स जो है लिगेंड की प्रेजेंस में स्प्लिट करेंगे, T2G में और EG में बिल्कुल स्प्लिट करेंगे, और हमारे पास क्या बनेगा, Ti3 पॉजिटिव बनेगा हमारे पास D1, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट है। अब ये T2G ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये जंप करके EG में जा सकता है, और जब जंप करके वापस आएगा, देखो जब हम इस पर लाइट रेडिएट करेंगे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जंप करेगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर नेक्स्ट टाइम में वापस जब ये डाउन आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ कलर, या फिर विजिबल रीजन में जो है एनर्जी को रेडिएट करेगा। इसलिए हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर दिखाता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ट्रांजिशन जो यहाँ से यहाँ मूव किया फिर वापस किया, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन। और डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में गया तो हम इसको क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। सेम केस हम टेट्राहेड्रल में भी देख लेंगे, अगर हमारे पास कंपेयर कराएगा NiCl4 2- ये कलरफुल होगा या फिर कलरलेस होगा, इसकी भी हम भर के देख सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और होता है जब D5 का हाई स्पिन हमारे पास होता है, फॉर एग्जांपल MnH2O5 2 पॉजिटिव, ये होता है हमारे पास D5 का हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे MnH2O6 2 पॉजिटिव, ये हमारे पास D5 का हाई स्पिन की पेयरिंग तो करा नहीं पाएगा क्योंकि वाटर वीक फील्ड लिगेंड है। अब 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है हमको, 1 2 3 4 5 हमने भर दिए, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है पेयरिंग ये नहीं कराएगा। अब ये फिर भी क्या होता है हमारे पास, देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यहाँ भी है, अनपेड और पेड का तो वैसे कुछ सवाल है नहीं यहाँ पे, पर एक पॉसिबिलिटी है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर दे और हमारे पास कलर शो कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है ये, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कलरलेस हमको देखने के लिए मिलता है। इसके पीछे का रीज़न समझते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा ऐसे तो पेयर होगा नहीं, क्योंकि पेयर इसको उल्टा होना पड़ेगा, तो अपनी स्पिन को ये चेंज करेगा, या फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा या ये वाला ही इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इनको अपनी स्पिन को चेंज करना पड़ेगा, ऑपोजिट स्पिन में रखना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन ऐसा करना नहीं चाहता है। ऐसी ट्रांजिशन कैसी होती है, स्पिन फॉरबिडन, मतलब अलाउड नहीं है हमारे पास, फॉरबिडन मतलब मना है, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉन जंप ही करके इधर नहीं जाएगा, और जब जंप करके नहीं जाएगा तो अपनी एनर्जी को लूज़ भी नहीं करेगा जब वापस आएगा। जब इलेक्ट्रॉन यही नहीं जा रहा है तो एनर्जी लूज़ कैसे करेगा वापस आने के लिए, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो जो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगी हमारे पास सिर्फ वही क्या होंगी, कलरफुल। अगर यहाँ पे कोई D4 का ही स्पिन होगा, ऐसे बढ़ देंगे, अब ये वापस कलर दिखाने लग जाएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल खाली है, ऊपर जा सकते हैं, ये वाला भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा वापस आएगा, एनर्जी को लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ कलर्स। तो जहाँ पर भी कलर्स का हमको निकालना पड़े, सीधा हमको क्या लगाना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्प्लिटिंग करा के देख लेना। अगर यहाँ पे टेट्राहेड्रल में भी कराना हो तो यहाँ पे चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन भरवा दो,
अभी भी कलर दिखाएगा, अभी भी कलर दिखाएगा। ये मैंने कितने बना लिए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए हैं D7। तो ये भी कैसा होगा, कलरफुल होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर सकता है, मतलब ये वाला कोई सब उल्टा वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जा सकता है। ट्रांजिशन कैसी है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, ये वाली होंगी स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। और ये D5 का है स्पिन वाली कैसी थी, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। इसी टॉपिक के साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर के सारे ही कंप्लीट हो गए हैं। वन शॉट रिवीजन सीरीज थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास 12 के 2026 के बोर्ड्स के लिए।